हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्माइल पाठशाला। आज हम आपको इस वीडियो में जिज्ञासा किताब से कक्षा 6 की विज्ञान पाठ्य पुस्तक का अध्याय नंबर 5 लंबाई एवं गति का मापन पढ़ाएंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। दीपा एक जिज्ञासु बालिका है। वह 11 वर्ष की है और हरियाणा प्रांत में एक नगर में रहती है। विद्यालय का नया सत्र आरंभ हो चुका है। दीपा को विद्यालय के लिए नई वर्दी चाहिए क्योंकि उसका कद बढ़ गया है। उसकी माँ उसे एक कपड़े की दुकान पर ले जाती है। वह 2 मीटर कपड़े का टुकड़ा मांगती है। दुकानदार एक धातु की मापक छड़ से उस कपड़े को मापता है। उसके बाद दर्जी लचीले मापन फीते से दीपा की वर्दी का माप लेता है। उसकी माँ दर्जी से कहती है कि वर्दी की लंबाई 4 उंगली की चौड़ाई के बराबर अधिक रखे। क्या फीता और छड़ उस पैमाने के समान है जो मेरी बड़ी बहन के ज्यामितीय बॉक्स में है? 4 अंगुल से माँ का क्या तात्पर्य है? दीपा यह सोचती है। दीपा अपने अनुभव विद्यालय के मित्रों अनीश, हरदीप, पद्मा और तस्नीम के साथ साझा करती है और इससे उनके बीच चर्चा आरंभ हो जाती है। देखिए, हम कैसे मापते हैं। हरदीप कहता है, मैंने अपनी दादी माँ को अपने हाथ की लंबाई से कपड़ा मापते हुए देखा है। क्या आपने कभी किसी किसान को अपने खेत की क्यारियाँ बनाने के लिए खेत की लंबाई मापते हुए देखा है? वह चलता जाता है और अपने कदमों की संख्या गिनता जाता है। पद्मा कहती है, अरे कदम ही नहीं, कभी कभी वे मापने के लिए अपने पैर के पंजे की लंबाई का भी प्रयोग करते हैं। अनीश ने कहा। दीपा उत्साह से कहती है, शरीर के अंगों का उपयोग कर लंबाई मापना बहुत रोचक होगा। आओ हम भी शरीर के अंगों का उपयोग कर कुछ मापते हैं। हमें क्या मापना चाहिए? अच्छा, आओ हम अपने कक्ष में रखे मेज की लंबाई मापते हैं। तस्नीम कहती है। पद्मा बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, और इसको मापने के लिए हम शरीर के किस अंग का उपयोग करेंगे? दीपा कहती है, हम हाथ के पंजे की चौड़ाई का उपयोग करते हैं। मैं दिखाती हूँ कि यह कैसे किया जाता है। मैंने अपनी माँ को इसका उपयोग करते हुए देखा है। वह इसे बालिश्त हैंडस्पैन कहती हैं। हरदीप ने कहा, अच्छा आओ हम अपने माप को अंकित भी करते हैं। देखिए, हम किसी भी चीज़ की लंबाई को पंजे की सहायता से नापते हैं तो उसे बालिश्त या हैंडस्पैन कहा जाता है। देखिए, चित्र में दिखाया गया है टेबल की मेज की लंबाई को हाथ के पंजे की सहायता से मापते हुए। इस विधि को बालिश्त कहते हैं। आगे देखिए, तालिका में सबने अपने अपने पंजे का उपयोग करते हुए मेज की लंबाई अलग अलग नापी है। अनीश के पंजे से 13 से थोड़ा अधिक आई है। एक पंजे को हम एक बलिष्ठ बोलते हैं, दूसरा तो 2 बलिष्ठ। तो इस तरीके से अनीश का आया 13 से थोड़ा अधिक, पद्मा के 13, तस्नीम के 13 से थोड़ा कम, दीपा का 13 और 14 के बीच में, हरदीप के 14। ये बलिष्ठ की संख्या आपके पंजे की लंबाई पर निर्भर करती है। पद्मा कहती है, अरे मेज की लंबाई के मापने हम सभी के बलिष्ठों की संख्या तो भिन्न भिन्न प्राप्त हुई है। तब हम बलिष्ठों में मेज की लंबाई के बारे में क्या कह सकते हैं? परंतु ये संख्याएं भिन्न क्यों होनी चाहिए? हरदीप विचारपूर्वक पूछता है। तस्नीम कहती है, मुझे लगता है कि इसका कारण हमारे बलिष्ठों की माप अलग अलग होना है। देखिए, अभी मैंने बताया था आपको, बलिष्ठ यानी कि आपका एक पंजे की लंबाई। तो सबके हाथ, किसी के हाथ छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं। तो उसी हिसाब से पंजे की भी लंबाई छोटी बड़ी होती है। अनीश ने सुझाया, आओ इसकी जांच करते हैं। अब उन पांचों ने अपने अपने बलिष्ठ एक दूसरे के साथ रखे और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनके बलिष्ठों की लंबाई भिन्न भिन्न है। दीपा विचारपूर्वक कहती है, संभवतः यही कारण है कि लोग किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए पैमाने या मापन फीते का उपयोग करते हैं। जब दीपा और उसके साथी अपने अपने बलिष्ठ की लंबाई से मेज की लंबाई की तुलना करते हैं तब मेज की लंबाई को बलिष्ठों की संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। यह मापन के लिए उपयोग में लाया गया बलिष्ठ एक मात्रक यानी कि यूनिट का उदाहरण है। अतः लंबाई 2 भागों में व्यक्त की जाती है, संख्या और उसका मात्रक। उदाहरण के लिए, यदि
मेज की लंबाई 13 बलिष्ठ के समान है, तो 13 संख्या है और बलिष्ठ मापन के लिए चुना गया मात्रक है। तथापि बलिष्ठ और उसके समान अन्य मात्रक जैसे हाथ, पैर, मुट्ठी या अंगुली की लंबाई भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भिन्न भिन्न हो सकती है। अतः एक ऐसे मात्रक की आवश्यकता है जिससे अलग अलग लोगों द्वारा लिया गया एक ही लंबाई का माप एक समान हो। देखिए, प्राचीन काल से ही भारत में मापन प्रणालियों का एक समृद्ध इतिहास रहा है। प्राचीन भारतीय इतिहास में कुछ मात्रकों का वर्णन है, जैसे अंगुल, अंगुली की चौड़ाई, बहुअंगुल, धनुष, योजन आदि। इनका उपयोग कलाकृतियों, वास्तुकला और नगर नियोजन में होता था। बढ़ई और तर्जई जैसे पारंपरिक शिल्पकार आज भी अंगुल का उपयोग करते हैं। सिंधु, सरस्वती, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन स्थलों से प्राप्त अनेक वस्तुओं में रेखांकित चिन्ह पाए गए हैं, जो कि पैमाने हो सकते हैं। आगे देखेंगे हम मानक मात्रक। संसार के विभिन्न भागों में समय के साथ विभिन्न मात्रक प्रणालियां विकसित हुईं। तथापि जब लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करना आरंभ किया, तब इससे बहुत भ्रम उत्पन्न हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि संसार के विभिन्न देश एक साथ आए और मापन के मानक मात्रकों के विषय में एकमत होने लगे और उन्हें अपनाने लगे। आजकल उपयोग में लाई जाने वाली मात्रक प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली अथवा SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का संक्षेप अक्षर मात्रकों के रूप में जाना जाता है। हिंदी में हम उसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, इंग्लिश में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसे हम शॉर्ट में SI लिखते हैं। लंबाई का SI मात्रक मीटर है। इसका प्रतीक स्मॉल m होता है। चित्र 5.2 में 1 मीटर पैमाना दर्शाया गया है। देखिए, ये चित्र 5.2 है, इसमें 1 मीटर पैमाना दर्शाया गया है आपको। एक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग को 1 सेंटीमीटर कहते हैं। संभवतः आप मीटर पैमाने के एक छोटे भाग से परिचित हैं, जो आमतौर पर 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। उसे चित्र 5.3 में दिखाया गया है। देखिए, ये स्केल होता है हमारे ड्राइंग बॉक्स में मिलता है हमें। ये 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है। पंद्रह सेंटीमीटर पैमाने को ध्यान से देखिए। इसमें सेंटीमीटर में 0 से 15 तक अंकन है। दो बड़े चिन्हों के बीच के भाग की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, जैसे 1 से 2 के बीच अथवा 5 से 6 के बीच। ध्यान दीजिए कि इस 1 सेंटीमीटर लंबाई के भाग को फिर 10 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। इन छोटे भागों में प्रत्येक की लंबाई को मिलीमीटर कहते हैं। मिलीमीटर को डबल m यानी कि 2 स्मॉल m से अंकित किया जाता है। 1 मिलीमीटर लंबाई का वह सबसे छोटा मापन है जिसे आप इस पैमाने का उपयोग कर माप सकते हैं। 1 mm 1 सेंटीमीटर के 10वें भाग के बराबर होता है। क्या बड़ी लंबाइयों जैसे कि 2 शहरों के बीच रेल की पटरियों की लंबाई अथवा छोटी लंबाइयों जैसे कि किसी पुस्तक के पृष्ठ की मोटाई मापने के लिए मीटर का मात्रक के रूप में उपयोग सुविधाजनक होगा? तो देखिए, नहीं, क्योंकि ज़्यादा दूर की लंबाई नापने के लिए हम किलोमीटर का उपयोग करते हैं और छोटी लंबाई नापने के लिए हम सेंटीमीटर या मिलीमीटर का उपयोग करते हैं। कि बड़ी लंबाई मापने के लिए हम बड़े मात्रक किलोमीटर का उपयोग करते हैं। जैसे 2 शहरों के बीच की, 2 राज्यों के बीच की दूरी, तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। और छोटी लंबाई मापने के लिए हम छोटे मात्रक का उपयोग यानी सेंटीमीटर और मिलीमीटर का उपयोग करते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है। आपने कुछ पैमानों में एक अन्य प्रकार का अंकन भी देखा होगा। इन पैमानों में यह अंकन इंच में है। यहाँ 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। पहले के दिनों में लंबाई मापने के लिए इंच, फुट जैसे मात्रकों का उपयोग होता था। इनका उपयोग अभी भी कुछ लोग करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि हम सभी फिर से मेज की लंबाई मापते हैं, किंतु इस बार हम मीटर पैमाने का उपयोग करेंगे। क्या हमारे परिणाम अब भी भिन्न भिन्न होंगे? नहीं, लेकिन हमें सबसे पहले लंबाई मापन के लिए पैमाने का उपयोग करने की सही विधि सीखनी चाहिए।
तो लंबाई मापने की सही विधि क्या है, देखिए। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए हमें एक उपयुक्त पैमाने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए यदि आपको अपनी पेंसिल की लंबाई मापनी है तो आप 15 सेंटीमीटर के पैमाने का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी कक्ष की ऊंचाई मापने के लिए मीटर पैमाना या मापन फीते की आवश्यकता पड़ सकती है। किसी वृक्ष के तने की मोटाई अथवा उसकी अपनी छाती के आकार के माप के लिए आप सीधे तौर पर मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसे मापों के लिए दर्जी के फीते जैसा लचीला मापन फीता अधिक उपयुक्त होता है। लंबाई का मापन करते समय हमें कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। देखिए, हर तरह की लंबाई मापने के लिए अलग अलग तरह के मीटर पैमाने आते हैं। हमें छोटी लंबाई मापनी है यदि, तो हमारी जैसे छोटी स्केल होती है, थोड़ी बड़ी स्केल होती है, इस तरह की मापन विधि उपयुक्त होती है। हमें किसी चीज़ की मोटाई नापनी है तो हमने घरों में देखा होगा, दर्जी के पास देखा होगा, एक इंच टेप होता है, फीता बोलते हैं उसे, थोड़ा लचीला होता है, उसका उपयोग कर सकते हैं। पैमाने को रखने की सही विधि क्या है? पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश साथ साथ रखिए, जैसा कि चित्र 5.4 में दिखाया गया है। देखिए, बिल्कुल सीधा सीधा रखते हैं, यह सही है। और ये वस्तु तो ऐसे है, और स्केल हमने अगर इस तरह से रखी है टेढ़ी, तो वह गलत है। ठीक है, आगे देखिए, पैमाने को पढ़ते समय आँख की सही स्थिति क्या है? उदाहरण के लिए यदि आप एक पेंसिल को पैमाने के साथ संरेखित कर उसका माप लेने का प्रयास कर रहे हैं तो आपकी आँख की स्थिति पेंसिल की नोक के ठीक ऊपर होनी चाहिए। यदि पैमाने के सिरे टूटे हों तो लंबाई का मापन कैसे करें? यदि किसी पैमाने के सिरे टूटे हैं या शून्यांक स्पष्ट नहीं है, तब भी इसका उपयोग मापन के लिए किया जा सकता है। ऐसे मापन के लिए किसी अन्य पूर्णांक जैसे 1 सेंटीमीटर का उपयोग कर सकते हैं। इसके उपरांत आपको दूसरे सिरे के पाठ्यांक से इस पूर्णांक के पाठ्यांक को घटाना चाहिए। उदाहरण के लिए चित्र 5.6 में एक सिरे का पाठ्यांक 1 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 10.4 सेंटीमीटर। वस्तु की लंबाई 10.4 माइनस 1 सेंटीमीटर बराबर 9.4 सेंटीमीटर है। देखिए, वस्तु यहाँ से पैमाना टूटा हुआ है, तो यहाँ पर जीरो अनुदिश, यहाँ पर जीरो नहीं लिखा हुआ है, तो हमने वस्तु की लंबाई 1 सेंटीमीटर से शुरू की है और वो 10.4 तक आ रही है। जीरो से शुरू करते तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर कम है, तो इसमें से हम 1 सेंटीमीटर घटा देंगे, इसमें से टोटल में से 10.4 में से, तो हमारा आ जाएगी इस वस्तु की एग्जैक्ट लंबाई 10.4 माइनस 1 सेंटीमीटर बराबर 9.4 सेंटीमीटर। ठीक है, दृष्टिबाधित विद्यार्थी लंबाई का मापन कैसे करते हैं? वे उभरे अंकन बिंदु वाले पैमाने का उपयोग करते हैं जिन्हें स्पर्श से महसूस किया जा सकता है। लंबाई मापने के लिए अपने आसपास की कुछ वस्तुएं लीजिए, जैसे कंघा, पेन, पेंसिल और एक रबड़ इरेजर आदि। मीटर पैमाने से उनकी लंबाई का एक एक करके मापन कीजिए और उसे तालिका 5.2 में लिखिए। कंघे की लंबाई लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर, पेन की लंबाई लगभग 13 से 15 सेंटीमीटर, पेंसिल की लगभग 17 से 19 सेंटीमीटर जो नई होती है, रबड़ की लंबाई लगभग 4 से 6 सेंटीमीटर। लंबाई मापने वाले कुछ उपकरण लचीले पदार्थ से क्यों बने होते हैं? लंबाई लिखते समय मात्रक लिखना न भूलें। अतः आपके परिणाम के 2 भाग होंगे, एक भाग अंक और दूसरा भाग मापन का मात्रक। आपकी कक्षा में आपके कुछ मित्रों ने भी उन्हीं वस्तुओं की लंबाई मापी होगी जिनका मापन आपने किया है। आपके द्वारा मापी गई किसी वस्तु की लंबाई की तुलना अपने मित्रों द्वारा मापी गई उसी वस्तु की लंबाई से करें। क्या मापी गई लंबाई समान है या थोड़ी भिन्न है? यदि समान नहीं है तो भिन्न होने के कारण संभावित कारणों पर आप चर्चा करें। क्या आप जानते हैं मात्रकों के प्रतीक हिंदी में भी वही रहते हैं जो हम अंग्रेजी में लिखते हैं। अतः किलोमीटर का संकेत किलोमीटर, मीटर का मीटर, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर और मिलीमीटर का संकेत mm लिखा जाएगा। ध्यान दें कि इन संकेतों का पहला अक्षर भी अंग्रेजी वर्णमाला का छोटा अक्षर ही है। जब तक कि ये वाक्य के आरंभ में ना आ रहे हो, मात्रकों और उनके संकेतों के बहुवचन नहीं होते हैं, इसलिए इनके अंत में एस नहीं लगता है। मात्रक के संकेत के अंत में बिंदु का चिन्ह भी नहीं लगाया जाता। लंबाई का मान लिखते समय संख्या और मात्रक के बीच में स्थान छोड़ना होता है। किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना। वक्र रेखा यानी कोई टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है, उसकी लंबाई नापना।
अनीश और उसके माता पिता ने घर में उत्सव के अवसर पर सजावट के लिए विद्युत बल्बों की लड़ी लगाई, जैसा कि चित्र 5.7 में दिखाया गया है। उन्होंने लड़ी की आवश्यक लंबाई का मापन कैसे किया होगा? वक्र रेखा की स्थिति में लचीले मापन फीते या धागे का उपयोग कर मापन किया जा सकता है, जैसे कि चित्र 5.8 में प्रदर्शित किया गया है। देखिए, इसके बाद धागे को सीधा किया जा सकता है और मीटर पैमाने का उपयोग कर उसकी लंबाई को मापा जा सकता है। स्थिति का निर्धारण। एक दिन शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को सूचित किया कि उन्होंने 2 दिन पश्चात पास के एक उद्यान में शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है। शिक्षिका विद्यार्थियों से प्रातःकाल सीधे वहां पहुंचने के लिए कहती हैं। दीपा और उसके मित्र चर्चा करने लगते हैं कि उद्यान उनके विद्यालय की तुलना में पास होगा या दूर होगा। तस्नीम और पद्मा कहती है कि उद्यान पास में होगा। दीपा और अनीश को लगता है कि विद्यालय पास में होगा। हरदीप सोचता है कि दोनों लगभग बराबर दूरी पर हैं। देखिए, चित्र में दिखाया गया है, बस स्टैंड है, विद्यालय है, फिर दीपा का घर, अनीश का, हरदीप का, तस्नीम का, पद्मा का घर और उद्यान। हर किसी के घर से उद्यान की और विद्यालय की बस स्टैंड की दूरी अलग अलग है। क्या आप सोचते हैं कि कौन सही है? तो सभी सही हैं। उनका परीक्षण भिन्न भिन्न क्यों है? क्योंकि वे विद्यालय और उद्यान की दूरी का अनुमान अपने अपने घरों से कर रहे हैं। दीपा के घर से विद्यालय और बस स्टैंड पास में पड़ेंगे, उद्यान दूर होगा। ऐसे ही अनीश के घर से भी विद्यालय और बस स्टैंड पास में होंगे, उद्यान दूर होगा। हरदीप के घर से बराबर दूरी पर पड़ेंगे। तस्नीम के घर और पद्मा के घर से उद्यान पास में होगा और विद्यालय और बस स्टैंड दूर होंगे। इसके विपरीत यदि उन्होंने एक ही वस्तु या स्थान जैसे कि बस स्टैंड से दूरी के बारे में सोचा होता तो उनका परीक्षण समान होता, क्योंकि बस स्टैंड से सभी के लिए सभी की उद्यान की और विद्यालय की दूरी बराबर होती। किसी वस्तु की दूरी का निर्धारण किसी नियत वस्तु या बिंदु के सापेक्ष किया जाता है और इस बिंदु को संदर्भ बिंदु कहते हैं। जैसे कि हम किसी भी वस्तु की दूरी नापते हैं, जैसे कि हमें ये मान लीजिए एक बॉटल है, इसकी लंबाई हमें नापनी है तो हम एक पॉइंट लेंगे, जैसे हमें यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ से फिर हम यहाँ तक नापेंगे। इस पॉइंट को जहाँ से हमने शुरू किया है उसे संदर्भ बिंदु कहते हैं। ठीक है। कुछ दिन पश्चात हरदीप उत्साहपूर्वक अपने मित्रों से कहता है, आओ हम सभी खेल के मैदान में चलते हैं। खेल शिक्षिका चाहती हैं कि हम खेल दिवस के लिए चूना पाउडर से रेखाएं खींचकर कबड्डी कोर्ट बनाने में उनकी सहायता करें। पद्मा कहती है, हमें अधिक लंबाई के मापन फीते की आवश्यकता होगी। इसे खेल के कक्ष से लेते हैं। देखिए, मापन फीता यानी मापन टेप, ये हमें चित्र में दिखाया गया है। दीपा कहती है, आओ सबसे पहले मैदान में हम एक ऐसा बिंदु निश्चित कर लें जहां से हम रेखाएं खींचने के लिए दूरी नापेंगे। इस बिंदु को हम अपना संदर्भ बिंदु कहेंगे। चित्र 5.11 में देखिए, संदर्भ बिंदु दिखाया गया है आपको। कुछ दिन पश्चात पद्मा बस से अपने नाना नानी जी के मिलने के लिए दिल्ली जा रही थी। वह दिल्ली पहुंचने के लिए उत्सुक थी और सड़क के किनारे लगे किलोमीटर सूचक पत्थरों को पढ़ रही थी। 1 किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली 70 किलोमीटर लिखा था। चित्र में दिखाया गया है। इसके पश्चात अगले किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली 60 किलोमीटर लिखा था। प्रत्येक क्रमागत किलोमीटर सूचक पत्थर यह इंगित कर रहा था कि वह अपने नाना नानी जी के घर के निकट पहुंच रही है। ये किलोमीटर सूचक पत्थर क्या दर्शाते हैं? पद्मा यह निष्कर्ष कैसे निकाल पाती है कि वह अपने गंतव्य स्थान के निकट पहुंच रही है? ये किलोमीटर सूचक पत्थर दिल्ली से उसकी दूरी को इंगित कर रहे थे, अतः इस स्थिति में दिल्ली संदर्भ बिंदु है। देखिए, दिल्ली को संदर्भ बिंदु मान करके, जैसे मान लिया हमने ये दिल्ली है, दिल्ली को संदर्भ बिंदु मान करके यहाँ दिल्ली 0 किलोमीटर, यहाँ दिल्ली पहुँच गए। ये जगह दिल्ली से 10 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर। तो ये जो पत्थर लगे हुए होते हैं रोड पर, ये किसी पर्टिकुलर स्थान से उस वहाँ तक की दूरी को इंगित करते हैं। यदि किलोमीटर सूचक पत्थर दिल्ली 70 किलोमीटर दर्शाता है कि जैसा चित्र 5.13 में दिखाया गया है, तो हम कह सकते हैं कि पद्मा की स्थिति दिल्ली से
70 किलोमीटर दूरी पर है। जब किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली 60 किलोमीटर लिखा होता है तो पद्मा की स्थिति दिल्ली से 60 किलोमीटर दूरी पर है। क्या इसका तात्पर्य है कि संदर्भ बिंदु के सापेक्ष पद्मा की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही है? यदि हाँ, किसी वस्तु की स्थिति एक संदर्भ बिंदु के सापेक्ष कब परिवर्तित होती है? क्या यह तब परिवर्तित होती है जब वस्तु गतिशील होती है? हाँ। गतिशील वस्तुएं। अपने आसपास की वस्तुएं देखिए और 5 गतिशील वस्तुओं तथा 5 ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जो कि स्थिर हों, विराम अवस्था में हों। अपने प्रेक्षण को तालिका 5.3 में लिखिए। विचार कीजिए कि आपने यह कैसे सुनिश्चित किया कोई वस्तु गतिशील है या स्थिर है। तालिका 5.3 में अपने निर्णय का औचित्य लिखिए। तो देखिए ये तालिका है, ये आप स्वयं करेंगे। अपने औचित्यों की तुलना और विश्लेषण कीजिए। कोई कैसे निर्णय ले सकता है कि कोई वस्तु गतिशील है या स्थिर है? कोई वस्तु गति में तब कही जा सकती है जब किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है। यदि किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु स्थिर होती है। देखिए एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताते हैं। मान लीजिए ये एक बॉल है, ये यहाँ पर रखी हुई है। अब इसे किसी ने इस दिशा में धक्का दिया तो ये चल कर के गई और यहाँ पहुँच गई, तो ये गतिशील अवस्था में थी। गतिशील अवस्था से की वजह से ये यहाँ गई, तो इसने इतनी दूरी तय करी। और ये एक बॉल है, इसे किसी ने धक्का नहीं दिया, ये यहाँ पर यहीं पर रखी हुई है, तो ये एक स्थिर अवस्था में या विराम अवस्था में है। ठीक है, जैसे कि आप अभी बैठे हुए हैं, आप कहीं नहीं चल रहे हैं, तो आप अभी विराम अवस्था में हैं। और आप उठ करके चल के अपनी कुर्सी से मैदान तक या कहीं पहुँचते हैं तो वह गतिशील अवस्था में होकर के जाते हैं। ठीक है। दीपा ने बस में अपने चारों ओर देखा, फिर ध्यान दिया कि सभी यात्री बैठे हुए हैं। उसने 1 मिनट बाद फिर अपने चारों ओर देखा और पाया कि वे अब भी अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। वह आश्चर्यचकित हुई, क्या ये गतिशील है? उसने निष्कर्ष निकाला कि यात्रियों की स्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है, अतः निश्चित ही ये स्थिर है। तथापि जब उसने बाहर देखा तो उसने पाया कि वे गतिशील हैं, क्योंकि बाहर की वस्तुओं के सापेक्ष उसकी स्थिति बदल रही है। संदर्भ बिंदु ये सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि एक वस्तु स्थिर है या गति में है। यदि दीपा स्वयं या बस को संदर्भ बिंदु मानती है तो यात्री स्थिर है। तथापि यदि वह बस से बाहर की किसी वस्तु जैसे एक भवन को संदर्भ बिंदु मानती है तो यात्री और वह बस गति में है। विचार करें। मान लीजिए कि आप ऐसे पानी के जहाज में यात्रा कर रहे हैं जो शांत समुद्र पर नियत चाल से सरल रेखा में चल रहा है। यह भी मान लीजिए कि जहाज में कोई खिड़की नहीं है। क्या कोई ऐसी विधि है जिससे आप यह सुनिश्चित कर सकें कि जहाज गति में है या विराम अवस्था में है? देखिए अभी हमने पहले यहाँ पे पढ़ा, उसको समझते हैं। अगर आप बस में हैं तो बस को स्थिर अवस्था, अगर आप बाहर की किसी चीज़ को संदर्भ बिंदु मान रहे हैं तो यात्री और बस गतिशील अवस्था में होंगे, जैसे कि उसने दिल्ली को संदर्भ बिंदु माना था। और यदि आप खुद को और बस को संदर्भ बिंदु मान रहे हैं तो आप फिर विराम अवस्था में होंगे और बाहर की चीज़ें गतिशील अवस्था में होंगी। ठीक है। आगे देखिए गति के प्रकार। एक रबड़ लीजिए और निश्चित ऊंचाई से उसे छोड़िए। उसकी गति का अवलोकन कीजिए। क्या रबड़ एक सरल रेखा के अनुदिश गति करती है? जब एक संतरा पेड़ से गिरता है तो क्या वह सरल रेखा में गति करता है? क्या आपने गणतंत्र दिवस परेड देखी है? परेड के समय विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट का स्मरण कीजिए। क्या वे एक सरल रेखा में चलते हैं? जब एक भारी बॉक्स धकेला जाता है तो वह भी सीधी रेखा के अनुदिश गति करता है। चित्र 5.14 में आपको दिखाया गया है। देखिए ऊपर से रबड़ फेंका तो वो सीधी लाइन में नीचे गिर रहा है। फल नीचे गिर रहा है सीधे तरीके से। एक भारी बॉक्स को धक्का दिया जा रहा है तो वो भी सीधी लाइन में जा रहा है। जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। अपने चारों ओर के परिवेश के इसी प्रकार की गति की पहचान कीजिए। परंतु क्या वस्तुएं हमेशा सरल रेखा के अनुदिश ही गति करती हैं? आपने झूलों और घूमने वाले हिंडोलों पर झूलने का आनंद लिया होगा। क्या गति के ये प्रकार भी सरल रेखीय गति है?
तो देखिए ये नहीं है। आगे बढ़ेंगे। एक धागे के एक छोर पर एक रबड़ या एक आलू बांधिए। इसके दूसरे छोर को हाथ से पकड़िए तथा इसे चित्र 5.15 की तरह घुमाइए। इसकी गति का अवलोकन कीजिए। क्या रबड़ की गति घूमने वाले हिंडोले के समान है? जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है तब उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। क्रियाकलाप 5.5। आइए जांच करें। एक धागे के एक छोर पर एक रबड़ या एक आलू बांधिए। धागे का दूसरा छोर पकड़कर रबड़ को 5.16 की तरह लटकाइए। सीधा लटकाइए। अपना हाथ स्थिर रखिए। दूसरे हाथ का उपयोग करते हुए धीरे से रबड़ को एक ओर ले जाइए और फिर छोड़ दीजिए, जैसा कि हम झूले में होता है। क्या यह एक माध्य गति स्थिति के इधर उधर गति करता है? क्या इसकी गति झूले की गति के समान है? जब कोई वस्तु किसी नियत स्थिति के इधर उधर गति करती है तो उसकी गति दोलन गति कहलाती है। देखिए, झूला झूलते हैं हम तो उसे दोलन गति कहते हैं। लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी धातु की एक पतली पट्टी लीजिए। उसका एक छोर मेज पर दबा दीजिए। आप इसे दबाने के लिए कुछ पुस्तकों या एक ईंट का उपयोग कर सकते हैं। पट्टी स्ट्रिप के दूसरे छोर को थोड़ा दबाइए और फिर छोड़िए। पट्टी के इस छोर की गति का अवलोकन कीजिए। क्या यह ऊपर नीचे गिरती है? यह भी दोलन गति का उदाहरण है। देखिए, चित्र में दिखाया गया है। ये एक टेबल है। टेबल के ऊपर एक स्केल रखी है, ये मान लीजिए, और उसके एक किनारे पर बुक्स या कोई भी भारी चीज़ रख दी जिससे कि वो नीचे गिरे नहीं। और फिर हमने दूसरी तरफ से उसको ऐसे दबाया नीचे की तरफ और फिर छोड़ दिया, तो वो इस तरीके से बार बार ऊपर नीचे से झूला झूलते हैं, सीसॉ होता है वैसे गति करती है, तो उसे दोलन गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है तो उसकी गति आवर्ती गति कहलाती है। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति में होती है तब वह बार बार वृत्तीय गति के अनुदिश गति करती है। दोलन गति करती हुई वस्तु भी इधर उधर गति करते हुए अपनी गति को दोहराती है। वृत्तीय गति और दोलन गति दोनों ही प्रकृति में आवर्ती गति होती है। तो देखिए, आवर्ती गति किसे कहते हैं? यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है तो उसकी गति आवर्ती गति कहलाती है। उसके उदाहरण है वृत्तीय गति और दोलन गति। ठीक है, आइए पहचानें। चित्र 5.18 में दर्शाए गए बच्चों का एक पार्क देखिए अथवा किसी बच्चों के पार्क का भ्रमण कीजिए। विभिन्न प्रकार की गति पर ध्यान दीजिए। उनका सरल, रेखीय, वृत्तीय और दोलन गति में वर्गीकरण कीजिए। तो देखिए, ये दोलन गति है। देखिए, एक फिसल पट्टी झूल रही है, दो बच्चे इस पर गोल गोल घूम रहे हैं, एक रस्सी कूद रहा है, एक झूला झूल रही है, सीसो कर रहे हैं और एक सीधा सीधा पकड़ के चल रही है। तो झूला दोलन गति में आता है क्योंकि नियत बिंदु के इधर उधर घूमता है। सीसो दोलन गति में आता है। फिसलना सरल रेखीय गति में आता है। रस्सी कूदना बार बार रस्सी कूदना यानी वृत्तीय गति में होता है। घुमाव, दो बच्चे जो गोल गोल सर्किल में घूम रहे हैं उसे गोल घेरे में घूमना, वो वृत्तीय गति में आता है। ठीक है, अब मापन के प्रमुख शब्द देखिए। सेंटीमीटर, मापन, वर्गीकरण करना। वृत्तीय गति, देखिए आगे देखिए, अध्याय के कुछ प्रमुख शब्द हैं जो हमारे अध्याय में यूज हुए हैं। सेंटीमीटर, मापन, वर्गीकरण करना, वृत्तीय गति, मीटर, खोज करना, दूरी, मिलीमीटर, पहचान करना, किलोमीटर गति, लंबाई, दोलन गति, सरल रेखीय गति, संदर्भ बिंदु, लंबाई का एसआई मात्रक। अब हम पाठ का सारांश देखिए। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई मात्रकों को देशों द्वारा मापन के मानक मात्रकों के रूप में स्वीकार किया गया है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। इसका प्रतीक एम होता है।
1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। जब दूरी किसी निश्चित वस्तु या बिंदु के सापेक्ष बताई जाती है तब इस बिंदु को संदर्भ बिंदु कहते हैं। एक वस्तु को गतिमान में तब कहा जा सकता है जब उसकी स्थिति किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित होती है। जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तब उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है तब उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी नियत स्थिति के इधर उधर गति करती है तो उसकी गति को दोलन गति कहते हैं। अब देखिए, इस अध्याय के नोट्स हैं, आप ये नोट कर सकते हैं। लंबाई और गति का मापन अध्याय के नोट्स। परिचय, हम कैसे नापते हैं, मानक इकाइयाँ, लंबाई मापने का सही तरीका, एक घुमावदार रेखा की लंबाई मापना, स्थिति का वर्णन, चलती हुई चीज़ें, गति के प्रकार, महत्वपूर्ण अवधारणाएं। देखिए, परिचय में हमारे दैनिक जीवन में कपड़ा खरीदने, खाना पकाने, इमारतें बनाने जैसे विभिन्न कार्यों के लिए मापन अत्यंत महत्वपूर्ण है। सटीक मापन यह सुनिश्चित करता है कि हम मात्राओं को प्रभावी ढंग से और लगातार बता सकें। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई पोशाक बनाने के लिए कपड़ा खरीदना चाहते हैं तो आपको यह जानना होगा कि कितने कपड़े की आवश्यकता है। इसी प्रकार किसी रेसिपी का पालन करते समय वांछित स्वाद और बनावट प्राप्त करने के लिए सामग्री का सटीक मापन आवश्यक है। मापन के बिना घर बनाना, उत्पाद बनाना, यहाँ तक कि किराने का सामान खरीदने जैसे साधारण कार्य भी करना चुनौतीपूर्ण होगा। हम कैसे मापते हैं? प्राचीन भारत में लोग चीज़ों को मापने के लिए विभिन्न इकाइयों का इस्तेमाल करते थे। लंबाई मापन के लिए अंगुल जैसी इकाइयों का इस्तेमाल करते थे, जिसका इस्तेमाल वे चीज़ें बनाने और इमारतें बनाने के लिए करते थे। आज भी बढ़ई और दर्जी जैसे कारीगर अंगुली का इस्तेमाल करते हैं। मापन, मानक इकाइयों का उपयोग करके किसी चीज़ का आकार, लंबाई या मात्रा ज्ञात करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। शरीर के अंगों का उपयोग करके मापना। अतीत में माप के लिए आमतौर पर हाथ की लंबाई, बाह की लंबाई और पैर की लंबाई का उपयोग किया जाता था। उदाहरण के लिए हस्त विस्तार, हैंडस्पैन, हाथ को पूरी तरह से फैलाने पर अंगूठे के सिरे से छोटी उंगली के सिरे तक की दूरी को, शॉर्ट में पंजे की लंबाई को, पंजे की दूरी को हैंडस्पैन कहते हैं। बाह की लंबाई, कंधे से मध्यमा उंगली के सिरे तक की दूरी बाह की लंबाई होती है। पैर की लंबाई, किसी व्यक्ति के पैर की लंबाई का उपयोग चीज़ों को मापने के लिए भी किया जा सकता है। कदम, किसान कभी कभी अपने खेतों को विभाजित करने के लिए लंबाई मापन के लिए अपने कदमों या कदमों का उपयोग करते हैं। गैर मानक इकाइयों से संबंधित समस्याएं। माप के लिए शरीर के अंगों का उपयोग करने में एक बड़ी खामी है, ये एक समान नहीं होता। क्योंकि लोगों के शरीर के अंगों का आकार अलग अलग होता है, इसलिए एक ही लंबाई को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से माप सकता है। इस भिन्नता के कारण अशुद्धियाँ और भ्रम पैदा हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप और आपका दोस्त दोनों अपने पैरों की लंबाई से एक मेज नापते हैं तो आपको अलग अलग नतीजे मिल सकते हैं, क्योंकि आपके पैरों का आकार अलग अलग है। इस असंगति ने माप की मानक इकाइयों की ज़रूरत को उजागर किया। प्राचीन भारतीय मापन प्रणालियाँ। भारत में मापन प्रणालियों का एक लंबा इतिहास है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। प्राचीन भारतीय साहित्य में कलाकृतियों, इमारतों और नगरों के लेआउट जैसी चीज़ों को मापने के लिए अंगुला, जो एक उंगली की चौड़ाई है, धनु और योजन जैसी इकाइयों का इस्तेमाल किया जाता था। अंगुल का उपयोग आज भी बढ़ई और दर्जी जैसे पारंपरिक कारीगर करते हैं। पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता के स्थलों पर निशानों वाली वस्तुएं, संभवतः तराजू वाली, भी मिली हैं जो इन प्राचीन मापों के उपयोग को दर्शाती हैं। मापन इकाइयाँ। समय के साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों ने अपनी अपनी मापन प्रणालियाँ विकसित की। हालांकि जैसे जैसे लोगों ने ज़्यादा यात्राएं शुरू की, इन विविध प्रणालियों ने भ्रम पैदा किया। इस समस्या के समाधान के लिए देश एक साथ आए और इकाइयों के एक मानक समूह पर सहमत हुए, जिसे अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली या एसआई पद्धति कहा जाता है। लंबाई की एसआई इकाई मीटर होती है। लंबाई मापने की एसआई इकाई को मीटर कहा जाता है तथा इसका प्रतीक एम होता है। एक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक को 1 सेंटीमीटर कहा जाता है। उदाहरण के लिए, एक मानक 15 सेंटीमीटर रूलर पर 0 से 15 सेंटीमीटर तक के निशान होते हैं। प्रत्येक अंक के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर होती है। प्रत्येक सेंटीमीटर को 10 छोटे भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें मिलीमीटर कहा जाता है। 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, जो इसे एक सामान्य रूलर से मापी जा सकने वाली सबसे छोटी लंबाई बनाता है। बड़ी और छोटी लंबाई मापना। बड़ी दूरियों को मापने के लिए हम किलोमीटर नामक इकाई का उपयोग करते हैं, जो 1000 मीटर के बराबर होती है। छोटी लंबाई के लिए हम सेंटीमीटर या मिलीमीटर जैसी इकाइयों का उपयोग करते हैं।
उदाहरण के लिए यदि आप अपनी पेंसिल की लंबाई नापें और पाएँ कि यह 15 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब यह है कि सेंटीमीटर की लंबाई का 15 गुना है। यदि दो शहरों के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है तो इसका मतलब है कि यह 20,000 मीटर लंबा है। इकाइयों के बीच रूपांतरण। यह जानना महत्वपूर्ण है कि लंबाई विभिन्न इकाइयों के बीच रूपांतरण कैसे किया जा सकता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। इंच में लंबाई नापना। कुछ रूलरों पर स्केल्स पर आपको इंच में लिखे चिन्हों का एक और सेट दिखाई दे सकता है। 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। पहले लंबाई नापने के लिए इंच और फुट जैसी इकाइयों का इस्तेमाल होता था और कुछ लोग आज भी इन्हीं इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं। लंबाई मापने का सही तरीका। अलग अलग लंबाइयों के लिए अलग अलग पैमाने इस्तेमाल किए जाते हैं। उदाहरण के लिए पेंसिल की लंबाई नापने के लिए 15 सेंटीमीटर का रूलर आदर्श है। यदि आपको किसी कमरे की ऊंचाई नापनी है, मीटर स्टिक या मापने वाला टेप सबसे अच्छा काम करेगा। किसी पेड़ के तने या अपनी छाती जैसी किसी चीज़ को मापने के लिए दर्जी द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला लचीला मापने वाला फीता अधिक उपयुक्त होता है। तराजू को रखने का सही तरीका क्या है? पैमाने को वस्तु के संपर्क में उसकी लंबाई के अनुरूप रखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि आप किसी कागज़ की लंबाई माप रहे हैं तो तराजू को इस प्रकार रखें कि वह कागज़ को उसकी पूरी लंबाई तक छूता रहे। टेढ़ा मेढ़ा ऊंचा नीचा नहीं रखना होता है हमें। देखिए चित्र में दिखाया है। स्केल पढ़ते समय आँख की सही स्थिति क्या होती है? लंबन त्रुटि से बचने के लिए आँख को माप के बिंदु के ठीक ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इससे गलत रीडिंग हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि आप एक पेंसिल की लंबाई नाप रहे हैं तो आपकी आँख उस बिंदु के ठीक ऊपर होनी चाहिए जहाँ पेंसिल पैमाने से मिलती है। इसमें आँख की स्थिति सही भी होगी। देखिए देखिए इस तरीके से यहाँ से देखेंगे तो भी पॉइंट सही नहीं आएगा, यहाँ से देखेंगे तो भी पॉइंट सही नहीं आएगा। ये बी पॉइंट है, यहाँ से ये सही स्थिति है। आगे देखिए, यदि तराजू के सिरे टूटे हों तो लंबाई कैसे नापें? यदि किसी पैमाने के सिरे टूटे हुए हैं तब भी आप माप के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। पैमाने पर किसी अन्य पूर्ण चिन्ह को प्रारंभिक बिंदु के रूप में उपयोग करें। किसी वस्तु की लंबाई ज्ञात करने के लिए उस चिन्ह से वस्तु के अंत में दिए गए मान को घटाया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि आप 1 सेंटीमीटर के निशान से शुरू करते हैं और 10 सेंटीमीटर तक नापते हैं तो वस्तु की लंबाई 10 में से 1 सेंटीमीटर घटाने पर 9 सेंटीमीटर होगी। दृष्टिबाधित छात्र लंबाई कैसे नापते हैं? दृष्टिबाधित छात्र उभरे हुए चिन्हों वाले विशेष तराजू का उपयोग करके लंबाई नापते हैं। इन चिन्हों को स्पर्श द्वारा महसूस किया जा सकता है, जिससे पैमाना देखे बिना ही सटीक माप किया जा सकता है। लंबाई की इकाइयों को सही ढंग से लिखना। किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर जैसी लंबाई की इकाइयों को लिखते समय नाम और उनके प्रतीक हमेशा छोटे अक्षरों से शुरू होते हैं, वाक्य की शुरुआत को छोड़कर, और ये इंग्लिश और हिंदी में एक जैसे होते हैं। प्रतीकों में बहुवचन के लिए कभी भी एस नहीं जोड़ा जाना चाहिए और प्रतीक के बाद पूर्ण विराम नहीं लगाया जाना चाहिए जब तक कि वह वाक्य के अंत में न हो। इसके अलावा लंबाई लिखते समय संख्या और इकाई के बीच जगह छोड़ना याद रखें। एक घुमावदार रेखा की लंबाई मापना। घुमावदार रेखाओं को एक लचीले मापने वाले फीते या धागे से नापा जा सकता है। धागे को वक्र रेखा के साथ लपेटें और फिर धागे को सीधा करें और मीटर स्केल से उसकी लंबाई नापें। देखिए जैसे कि चित्र में दिखाया है, एक वक्र रेखा है, हम धागा लिया, उसको इसी रेखा के साथ में रखा, धागे का जो पॉइंट होगा दोनों पॉइंटों को पकड़ेंगे और फिर उसको सीधा करके दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे। स्थिति का वर्णन। संदर्भ बिंदु एक निश्चित बिंदु होता है जिसका उपयोग किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए किया जाता है। यह तुलना के लिए एक आधार प्रदान करता है। उदाहरण के लिए दिशा निर्देश देते समय आप किसी लैंडमार्क को संदर्भ बिंदु के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पार्क स्कूल से 2 ब्लॉक उत्तर में है। वास्तविक जीवन में संदर्भ बिंदुओं के उदाहरण। दौड़ में शुरुआती रेखा संदर्भ बिंदु है, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। राजमार्ग पर किलोमीटर के पत्थर, हम कहीं भी जा रहे हैं, हम जैसे दिल्ली जा रहे हैं तो किलोमीटर लिखे हुए पत्थर आते हैं रास्ते में, तो दिल्ली संदर्भ बिंदु होगा और दिल्ली से उनके किलोमीटर पत्थरों पर किलोमीटर की दूरी लिखी हुई होती है।
कोई ऐतिहासिक स्थल जैसे कि कोई इमारत या पेड़। सुसंगत संदर्भ बिंदुओं का महत्व। सुसंगत संदर्भ बिंदुओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि माप और स्थिति का विवरण सटीक और तुलनीय है। उदाहरण के लिए यदि किसी स्थान के स्थान का वर्णन करते समय सभी लोग एक ही संदर्भ बिंदु का उपयोग करें तो इससे भ्रम दूर होता है और स्पष्टता सुनिश्चित होती है। किसी वस्तु की गति और विराम। किसी वस्तु को गतिमान माना जाता है यदि उसकी स्थिति किसी निश्चित संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ बदलती रहती है। यदि वस्तु की स्थिति संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ नहीं बदलती है तो उसे स्थिर कहा जाता है। रेखीय गति। रेखीय गति तब होती है जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है, गति की दिशा नहीं बदलती और वस्तु उसी सीधी रेखा में चलती रहती है। गति और दिशा बदल सकती है लेकिन पथ सीधी रेखा में ही रहता है। उदाहरणों में शामिल है एक कार सीधी सड़क पर चल रही है, 100 मीटर दौड़ता एक एथलीट, सीधी पटरियों पर चलती ट्रेन। वृत्तीय गति। वृत्तीय गति तब होती है जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है। इस प्रकार की गति में वस्तु वक्र के अनुदिश गति करते हुए लगातार दिशा बदलती रहती है और हमेशा एक केंद्रीय बिंदु से समान दूरी पर रहती है। यह पथ सीधा नहीं बल्कि एक वृत्त के आकार में घुमावदार होता है। उदाहरणों में शामिल है मैरी गो राउंड, झूले की गति, घड़ी की सुइयां, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला एक उपग्रह। दोलनशील गति। दोलनशील गति तब होती है जब कोई वस्तु किसी निश्चित स्थान पर आगे पीछे गति करती है। यह गति नियमित अंतरालों पर दोहराई जाती है जिसमें वस्तु एक ओर जाती है फिर दूसरी ओर वापस आती है और यह चक्र बार बार दोहराया जाता है। गति का पथ रेखीय या वृत्ताकार नहीं होता बल्कि दो बिंदुओं के बीच घूमता है। उदाहरणों में शामिल है झूले की गति, गिटार के तार का कंपन, पेंडुलम की गति। आवर्ती गति के उदाहरण वृत्तीय और दोलनशील गति। किसी वस्तु को आवर्ती गति कब कहा जाता है? देखिए, किसी वस्तु को आवर्ती गति में तब कहा जाता है जब वह एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपना पथ दोहराती है। वृत्तीय गति में कोई वस्तु एक ही वृत्तीय पथ पर बार बार गति करती है, वह भी आवर्ती गति होती है। इसी प्रकार दोलनशील गति में कोई वस्तु एक दोहरादार पैटर्न में आगे पीछे गति करती है। वृत्तीय और दोलनशील दोनों गति या आवर्ती गति के उदाहरण हैं। महत्वपूर्ण अवधारणाएं। विभिन्न कार्यों में सटीकता और स्थिरता के लिए मापन आवश्यक है। शरीर के अंगों का उपयोग करके माप की पारंपरिक विधियां असंगत थीं। मीटर जैसी माप की मानक इकाइयां मापने का एक समान तरीका प्रदान करती हैं। अलग अलग लंबाइयों के लिए अलग अलग पैमाने का उपयोग किया जाता है और उचित तकनीक सटीक माप सुनिश्चित करती है। संदर्भ बिंदु स्थितियों का वर्णन करने और गति निर्धारित करने के लिए आवश्यक हैं। वस्तुओं को संदर्भ बिंदु के सापेक्ष उनकी स्थिति के आधार पर गतिशील या स्थिर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। गति रेखीय, वृत्तीय या दोलन हो सकती है। प्रत्येक की अपनी अलग विशेषताएं और उदाहरण होते हैं। आइए और अधिक सीखें। तालिका 5.5 के स्तंभ 1 में दी गई लंबाइयों का उनके मापन के लिए स्तंभ 2 में दिए गए मात्रकों में से उपयुक्त मात्रक से मिलान कीजिए। दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी किलोमीटर में नापेंगे, सिक्के की मोटाई मिलीमीटर में, रबड़ इरेजर की लंबाई सेंटीमीटर में, विद्यालय के मैदान की लंबाई मीटर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सत्य कथन के सामने सत्य और असत्य कथन के सामने असत्य लिखिए। पहला है, एक सीधी सड़क पर चलती कार की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है। सत्य। कोई वस्तु यदि समय के साथ किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह गति में है। सत्य। 1 किलोमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। असत्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लंबाई मापने का मानक मात्रक नहीं है? तो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं मिलीमीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर और बलिष्ठ। तो बलिष्ठ इसमें आ जाएगा, बलिष्ठ मानक मात्रक नहीं है। अगला प्रश्न है, अपने घर एवं विद्यालय में उपलब्ध विभिन्न पैमाने अथवा मापन फीते लीजिए। इन सभी पैमानों में से प्रत्येक द्वारा मापे जा सकने वाले लघुत्तम मान को ज्ञात कीजिए। अपने प्रेक्षणों को तालिका में लिखिए। देखिए, उत्तर देखेंगे। अपने घर और विद्यालय में उपलब्ध विभिन्न पैमाने और मापन फीतों का लघुत्तम मान प्रेक्षण तालिका में। मापन या मापने वाला फीता लिखेंगे एक तरफ सारणी में और दूसरी तरफ सबसे छोटा मापा गया मान। पहला, ज्योमेट्री बॉक्स का पैमाना, सबसे छोटा मान 1 मिलीमीटर। दर्जी का मापने वाला फीता, सबसे छोटा मान 1 मिलीमीटर। घरेलू इंच टेप, सबसे छोटा मान 1 मिलीमीटर। प्लास्टिक का बड़ा पैमाना, फुट्टा,
सबसे छोटा मान 1 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है, मान लीजिए आपके स्कूल और घर के बीच की दूरी 1.5 किलोमीटर है। इसे मीटर में व्यक्त कीजिए। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर हमें पता है। तो 1.5 किलोमीटर बराबर 1.5 को हम 1000 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1500 मीटर। स्कूल और घर के बीच की दूरी 1500 मीटर है। अगला प्रश्न है, एक गिलास या बोतल लीजिए। गिलास या बोतल के आधार के वक्र भाग की लंबाई मापिए और उसे नोट करके लीजिए। उत्तर है, हम कांच या बोतल के आधार के घुमावदार हिस्से की लंबाई मापने के लिए एक लचीले मापने वाले टेप या धागे के टुकड़े का उपयोग करेंगे। सबसे पहले हम गोल आधार के चारों ओर टेप या धागा रखेंगे। उसके बाद हम मापने वाले उपकरण पर टेप या धागे की लंबाई मापेंगे। अगला प्रश्न है, अपने मित्र की ऊंचाई मापें और उसे इस प्रकार व्यक्त करें, मीटर में, सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में। हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। यदि मित्र की ऊंचाई 1.55 मीटर है तो मीटर में 1.55 मीटर, सेंटीमीटर में 155 सेंटीमीटर और मिलीमीटर में 1550 मिलीमीटर। देखिए कैसे हुआ। मीटर में हमें पता है, सेंटीमीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम इसे 100 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 155 सेंटीमीटर। और फिर हमें मिलीमीटर में ज्ञात करना है तो हम सेंटीमीटर में हमें पता है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो हमें सेंटीमीटर 155 सेंटीमीटर से मिलीमीटर में चेंज करने के लिए इसे 10 से गुना कर देंगे तो हमारे पास मिलीमीटर में उत्तर आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आपको एक सिक्का दिया गया है। अनुमान लगाइए कि किसी पुस्तिका के एक ओर के पूरे किनारे पर कोई रिक्त स्थान छोड़े बिना एक के बाद एक रखने पर कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। पुस्तिका के उसी किनारे और सिक्के को 15 सेंटीमीटर के पैमाने पर मापकर अपने अनुमान का सत्यापन भी कीजिए। उत्तर लिखेंगे, हम सिक्के को नोटबुक के किनारे पर रखेंगे और फिर सिक्कों की संख्या गिनेंगे। सत्यापन के लिए नोटबुक के किनारे की वास्तविक लंबाई और एक सिक्के का व्यास नापेंगे। आवश्यक सिक्के की सही संख्या जानने के लिए नोटबुक की लंबाई को सिक्के के व्यास से विभाजित करेंगे। देखिए, हमने सिक्के का व्यास 2 सेंटीमीटर है और पुस्तक की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। पूरी लंबाई को कवर करने के लिए पुस्तक पर रखे जाने वाले सिक्कों की संख्या 20 में 2 का भाग लगा देंगे। नोटबुक की लंबाई में सिक्के के व्यास का भाग लगा देंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, रेखीय, वृत्तीय और दोलनी गति के दो उदाहरण दीजिए। उत्तर लिखेंगे, रेखीय गति के उदाहरण, एक सीधी सड़क पर चलती कार, एक वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाना। वृत्तीय गति के उदाहरण, छत के पंखे की गति, पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह की गति। दोलन गति के उदाहरण, एक झूलता हुआ पेंडुलम, गिटार के कंपन करते तार। अगला प्रश्न है, अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं पर ध्यान दीजिए। कुछ वस्तुओं की लंबाई को मिलीमीटर में, कुछ की सेंटीमीटर में और कुछ की मीटर में व्यक्त करना आसान होता है। प्रत्येक श्रेणी में 3 वस्तुओं की सूची बनाइए और तालिका 5.6 में लिखिए। तालिका हमारे चारों ओर की कुछ वस्तुओं का आकार, लंबाई के उपयुक्त मात्रक, दूसरी तरफ मापनीय वस्तु। मिलीमीटर में सिक्के की मोटाई और कील को मापा जा सकता है। सेंटीमीटर में शार्पनर, पेंसिल और पेन की लंबाई। मीटर में दरवाजे की ऊंचाई, कमरे की चौड़ाई। अगला प्रश्न है, एक रोलर कोस्टर का ट्रैक चित्र 5.19 चित्र में दिखाया गया है। इसी आकार में बनाया गया है। एक गेंद बिंदु क से प्रारंभ होती है, बिंदु च से निकल जाती है। रोलर कोस्टर पर गेंद की गति के प्रकार और ट्रैक के संगत भागों की पहचान कीजिए। उत्तर, क से ख तक सरल रेखीय गति होती है, ख से ग तक वृत्तीय गति, ग से न तक वृत्तीय गति, न से च तक सरल रेखीय गति। देखिए कैसे। इस चित्र में देखिए, यहाँ से बॉल स्टार्ट होती है, यहाँ से ये यहाँ तक सीधी चल रही है, सरल रेखीय गति। फिर ख से चलती है, वृत्तीय गति में चलती है, वृत्तीय गति में चल रही है इस तरीके से यहाँ तक।
फिर ये सीधे सरल रेख की गति में चल जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तस्नीम स्वयं 1 मीटर पैमाना बनाना चाहती है। वह उसके लिए निम्नलिखित सामग्री पर विचार करती है: प्लाईवुड, कागज, कपड़ा, लचीली रबड़, स्टील आदि। इनमें से उसे किसका उपयोग नहीं करना चाहिए और क्यों? उत्तर है, तस्नीम को निम्नलिखित सामग्रियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। खिंचाव योग्य रबड़, इसे आसानी से खींचा जा सकता है और यह सटीक माप नहीं दे सकता। कपड़ा, यह खिंच सकता है और इसमें झुर्रियाँ पड़ सकती हैं, जिससे यह माप के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। कागज, यह बहुत नाजुक होता है और आसानी से खराब हो सकता है और फट सकता है। प्लाईवुड और स्टील अधिक उपयुक्त हैं क्योंकि वे एक समान लंबाई बनाए रखते हैं। अगला प्रश्न है, अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए लंबाई की इकाइयों के रूपांतरण पर एक कार्ड गेम के बारे में सोचें, डिज़ाइन करें और विकसित करें। उत्तर लिखेंगे, अलग अलग लंबाई और संगत इकाइयों मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर वाले कार्ड बनाएं। प्रत्येक कार्ड की एक इकाई में लंबाई हो सकती है और खिलाड़ियों को इसे किसी अन्य इकाई में उसके समकक्ष से मिलाना होगा। उदाहरण के लिए 100 सेंटीमीटर वाला कार्ड 1 मीटर से मेल खाएगा। देखिए आगे, देखिए और भी सीखे में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये आप स्वयं पढ़ें और अपने आप करें। आगे हम देखेंगे, देखिए पाठगत प्रश्न, जो हमें पाठ के बीच में ब्रैकेट्स में क्वेश्चंस दिए हुए थे, उनके आंसर्स देखेंगे। पहला है, क्या फीता और छड़ उस पैमाने के समान है जो मेरी बड़ी बहन के ज्यामितीय बॉक्स में है? 4 अंगुल से माँ का क्या तात्पर्य है? देखिए नहीं, टेप का मतलब आमतौर पर मापने वाला फीता होता है जिसे बढ़ाया जा सकता है और विभिन्न स्थितियों में लंबाई मापन के लिए उपयोग किया जा सकता है। छड़ का तात्पर्य एक कठोर सीधी वस्तु से है जिसका उपयोग आमतौर पर कपड़े को मापने के लिए किया जाता है। 4 अंगुल लंबाई का अनुमान है जो 3 इंच के बराबर अनुमानित है। अगला देखिए, पृष्ठ 80 पर प्रश्न दिया हुआ है, क्या बड़ी लंबाइयों जैसे कि 2 शहरों के बीच रेल की पटरियों की लंबाई अथवा छोटी लंबाइयों जैसे कि किसी पुस्तक के पृष्ठ की मोटाई मापने के लिए मीटर का मात्रक के रूप में उपयोग सुविधाजनक रहेगा? उत्तर है नहीं। अगला है उसी 84 पेज पर, लंबाई मापने वाले कुछ उपकरण लचीले पदार्थ से क्यों बने होते हैं? क्यों इसलिए बने होते हैं क्योंकि वे किसी भी वस्तु के चारों ओर माप सकते हैं। पृष्ठ 86 पर, ये किलोमीटर सूचक पत्थर क्या दर्शाते हैं? पद्मा यह निष्कर्ष कैसे निकाल पाती है कि वह अपने गंतव्य स्थान के निकट पहुंच रही है? उत्तर लिखेंगे, ये किलोमीटर के पत्थर संदर्भ बिंदु से दूरी का संकेत देते हैं। क्योंकि दूरी के रूप में संदर्भ बिंदु का मान लगातार कम हो रहा था, तो पद्मा ने निष्कर्ष निकाला कि वह उसकी मंजिल के समीप आ रही थी। पेज 87 पर क्वेश्चन है, क्या इसका तात्पर्य है कि संदर्भ बिंदु के सापेक्ष पद्मा की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही है? किसी वस्तु की स्थिति एक संदर्भ बिंदु के सापेक्ष कब परिवर्तित होती है? क्या यह तब परिवर्तित होती है जब वस्तु गतिशील होती है? उत्तर है हाँ, पद्मा का स्थान संदर्भ समय और स्थान के साथ बदल रहा है। जब कोई वस्तु अपने संदर्भ बिंदु से हिलती है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। क्या यह तब परिवर्तित होती है जब वस्तु गतिशील होती है? तो नहीं। पेज 88 पर क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आप ऐसे जल के जहाज में यात्रा कर रहे हैं जो शांत समुद्र पर नियत चाल से सरल रेखा में चल रहा है। यह भी मान लीजिए कि जहाज में कोई खिड़की नहीं है। क्या कोई ऐसी विधि है जिससे आप यह सुनिश्चित कर सकें कि जहाज गति में है या विराम अवस्था में है? तो उत्तर होगा, बिना खिड़की के आप सीधे नहीं देख सकते कि जहाज चल रहा है या स्थिर है। हालांकि यदि आप किसी वस्तु को गिराते हैं और वह सीधे नीचे गिर जाती है तो जहाज चल रहा है। इससे जहाज की स्थिति में वस्तु बहती हुई प्रतीत होगी। अगला है पेज 92 पर, तालिका में गति के प्रकार लिखने हैं। उत्तर में लिखेंगे, झूला नियत बिंदु के इधर उधर गति, सीसॉ नियत बिंदु के इधर उधर गति, फिसलना सीधी रेखा में फिसलना, रस्सी कूदना बार बार रस्सी कूदना, घुमावदार में गोल घेरे में घूमना। ये हमने आपको पाठ में भी बताया था। देखिए इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।